नमस्कार सभी को, मैं विशेष यादव आज दूसरी वीडियो में उपस्थित हो रहा हूँ। बच्चों, कल तक मैंने आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बातें बताई थी। उन बातों को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कल मैंने इंग्लिश के इवोल्यूशन के लेके बात की थी। मैंने कहा था कि इस पर एक छोटी सी वीडियो मैं आपके बनाऊँगा और वो वीडियो थोड़ा सा आपको इंग्लिश का जो पीछे का हिस्सा रहा है, जो आज हम इंग्लिश बोलते हैं या सीखते हैं या सुनते हैं, वो एक्चुअली आ कहाँ से रही है, कितनी उसने दूरी तय कर ली है, उस पर हम विचार करते हैं। तो उन बातों पे जब हम जाएंगे तो उसके लिए मैंने ये पहले से ही जो भी मैं बताने वाला था वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है सब कुछ। अब इसको मैं एक एक करके आपको समझाऊँगा ताकि आपको इंग्लिश क्लियर दिखाई दे कि लैंग्वेज बनती कैसे है। कुछ लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज अपने आप में पूरा एक साथ जन्म लेती है और वो लैंग्वेज फिर हम यूज़ करने लगते हैं, हम उसे बोलने लगते हैं, सीखने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लैंग्वेज की एक कहानी होती है, वो कहीं से शुरू होती है और धीरे धीरे वो हम लोगों की तरह बड़ी होती जाती है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं। तो आज जिस उम्र में आज लैंग्वेज पहुँच चुकी है, उस उम्र में अगर हम जाएँ तो मान लीजिएगा मैं यहाँ पर 2020 लिख देता हूँ। 2020 लॉकडाउन चल रहा है। तो यहाँ तक पहुँचते पूछते जो इंग्लिश है हमारी, ये इंग्लिश कहलाती है मॉडर्न इंग्लिश। इसको बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश का मतलब ये हो गया कि आज जो लैंग्वेज है वो पहले जितनी लैंग्वेज रही है उससे बिल्कुल अलग है। यानी कि जो शुरुआती दिनों में रही होगी, जब से भी इसका हम ओरिजिन देखें, उस टाइम से लेके अब तक जो लैंग्वेज है उसमें कितने बदलाव हुए हैं, उन बदलावों पे थोड़ा विचार करेंगे और उससे एक चीज़ डेवलप करेंगे हम कि इसकी जो वर्ड्स हैं वो एक्चुअल में उन्हें याद कैसे रखा जाए, उन पे कैसे ध्यान दिया जाए, उनके बारे में थोड़ी जानकारी अगर हमें हो जाती है तो फिर इंग्लिश के वोकैब को सीखने में आसानी होती है। एक्चुअली ये जो क्लास है ये वोकैब वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। वो एक बार इसको सही से समझ लेंगे तो उन्हें आसानी होगी। अच्छा, यहीं से रूल्स, या जो बच्चे पढ़ते हैं कि ग्रामर में रूल्स होते हैं और हमें ये करना होता है, उसके बाद ये लगाना होता है, इधर लगाना होता है, हैव कहाँ लगाना है, हैज़ कहाँ लगाना है, कब मॉडल आना है, मॉडल क्यों नहीं आना है, मॉडल क्यों आना है, ये सारी बातें हम तब सीखेंगे जब पहले ये उसके बारे में हम जान लें। तो ये एक्चुअली एक तरह का इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन यानी कि ये मैंने लिखा है ऊपर, इवोल्यूशन का मतलब एक तरह का विकास यानी कि आगे आगे घूमते हुए किसी चीज़ का बढ़ना, आगे की तरफ फैलना, ऊपर की तरफ फैलना। जैसे कि मैं आपसे इस वर्ड को लेके बात करूं, एक्चुअली मैंने बताया है, मेरे बच्चे जो पुराने पढ़ चुके हैं उनसे मैं बता रखा है पहले कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊंगा और वहाँ जाकर चीज़ों को निकाल के लाता हूँ और फिर बच्चों को उसको परोस देता हूँ मैं। तो मेरी ये आदत रहेगी, इस आदत को आपको भी डालना है। You have to imbibe this. If you imbibe it, if you inculcate it, it can be beneficial for you all. So I want you to please follow what I want you to do. तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। मान लीजिएगा इस वर्ड की मैं बात कर दूं तो ई, ये जो इशारा करता है ये एक्सटर्नल की तरफ इशारा करता है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ। VOL, ये जो VOL है, VOL का मतलब होता है, एक्चुअली ये एक रूट होता है, एक प्रीफिक्स मान लीजिएगा इसको, या रूट मान लीजिएगा। हालांकि ये प्रीफिक्स भी होता है, सफिक्स भी होता है और ये एक तरह का क्लासिफिकेशन चेंजर भी होता है, यानी कि कैटेगरी चेंजर, वर्ड की कैटेगरी या फंक्शन बदल देता है, तो उसे भी हम कह देते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वॉल की बात करें तो इससे बहुत सारे वर्ड आपके बन जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूबल, वॉल्यूम, वोलक्चुअस, वोल्टेज और आपका वोसिफेरस, वॉइस, तमाम और भी वर्ड है। मैं अगर चाहूँ लिखाना, चलिए लिख लीजिएगा 2-4 और। इक्विवोकल, अनइक्विवोकल, ये वर्ड्स हैं आपके, और भी बहुत सारे। वोलक्चुअरी शायद नहीं लिखाया मैंने, वोलक्चुअरी वर्ड होता है। तो जब आप इंग्लिश को पढ़ने चलते हैं या वोकैब को पढ़ने चलते, वोकैबलरी
एक वोकेबलरी खुद ये वर्ड है जो मैंने शायद कल थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, तो वो भी वर्ड है हमारा। हाँ, लेकिन हम उन्हें देख नहीं रहे अभी, वो आगे क्लासेस में चलेंगी सारी बातें, वो उसी में आने वाला हूँ मैं। वो तो क्योंकि देख लिया वर्ड तो एकदम से सोचा मन बता दूँ। अच्छा, ये जो ION है ये आपकी कैटेगरी बनाता है, ये नाउन है। तो इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब होता है कि बाहर की तरफ जो, अच्छा वोल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वोल का मतलब होता है बच्चों रोल। रोल यानी कि घूमना, घूर्णन करना। तो अगर कोई चीज बाहर की तरफ रोल करती जा रही है तो ये समझिएगा कि उसका विकास हो रहा है। अंदर की तरफ रोल करने का मतलब विकास नहीं होता, एक्सपोज कर रही है अपना आपको, वो एक्सपोजर ले रही है। तो समझ लीजिएगा ये ई जो वर्ड है ये एक्सपोज या एक्सटर्नल को आप मान सकते हैं, और वोल का मतलब रोल से यानी घूमने से, और ION का मतलब आपका नाउन से। तो यानी कि जो बाहर की तरफ घूम रहा है यानी कि जो अपना आपको एक्सपोज कर रहा है यानी कि अपना विकास कर रहा है, उसको हम इवोल्यूशन कहेंगे। और इवोल्यूशन जो वर्ड बना है, ये वर्ड बना है आपका इवोल्व से, इवोल्व से। अच्छा, मैं आप ज़्यादा नहीं जा रहा लेकिन थोड़ा सा जा लेता हूँ। मान लीजिएगा ऐसे मैं कहूँ कि इवोल्व से भी बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे आपके। रिवोल्व, रिवोल्व से आपका रिवॉल्वर जो आप सुनते हो, रिवॉल्वर होता है, एक तरह की गन होती है, तो रिवॉल्वर, इवोल्व। और आपके और भी सारे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे कि कन्वोल्व, कन्वोल्व। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं। हालांकि मैं ये आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी मैंने अगर इस वर्ड को छुआ है तो आप देखिएगा कितना सारा इसमें से वर्ड कलेक्शन हमें मिला। तो हम उस पर अभी काम नहीं कर रहे, वो रेगुलर क्लासेस में हम करेंगे परसों से। मतलब इसके बाद मैं इस पर रेगुलर क्लास दूंगा, वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। जिस चीज़ को मैं पढ़ने जा रहा हूँ मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता, वो आई कैसे है, तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगेगा कि कोई मुझसे अगर कुछ चीज़ पूछ बैठे तो मैं कैसे बताऊँगा। हालांकि मुझे हो सकता है इंग्लिश के बारे में बहुत सारी बातें पता हूँ, लेकिन यही नहीं पता हो, कोई पूछ लगे बताइए इंग्लिश क्या है, तो आप क्या कहोगे, इंग्लिश इज लैंग्वेज। तो ऐसे नहीं पूछा चाह रहा वो आपसे, आप पूरा बताइएगा उसके बारे में कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ या वो कैसे डिवेलप हुई और इवोल्यूशन क्या रहा उसका, कैसे उसने इवोल्व किया अपना आपको। तो एवरीथिंग इज टू बी डिस्कस्ड व्हेन इट इज आस्क्ड, यू नो। तो आप इसके बारे में अगर बात करने चले हैं तो आपको पूरा का पूरा हर चीज़ को लेके कैटेगरी वाइज हमें लेके चलना पड़ेगा। कैटेगरी क्या क्या मतलब कि मैंने इस पूरे, ये आपकी टाइमलाइन है बच्चों, ये आपकी टाइमलाइन है। टाइमलाइन का मतलब समय की लाइन, कहाँ से आ रहा है समय, कहाँ तक जाएगा समय, इसके बीच हम सब लोग हैं। ये हमने अपने इसको, अगर हम आज यहाँ खड़े हैं तो इधर का जो वक्त है हमारा वो हमने इतिहास कह दिया, इधर का वक्त हमारा फ्यूचर हो गया, और जहाँ खड़े होते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो वो पॉइंट प्रेजेंट होता। हालांकि प्रेजेंट कोई समय नहीं होता, वर्तमान की कोई रेफरेंस अपना आप में नहीं है। वर्तमान सिर्फ किसी दो चीज़ों के रेफरेंस में बोला जा सकता है, जैसे कि हिस्ट्री के रेफरेंस में या फ्यूचर के रेफरेंस में। यानी कि आप पास्ट के रेफरेंस में वर्तमान को कह सकते हो या फ्यूचर के रेफरेंस में कह सकते हो। वर्तमान अपना आप में कुछ नहीं है, वर्तमान वो वक्त है जब आप खड़े हो जाते हो कहीं, तो उस पॉइंट को हम वर्तमान यानी कि प्रेजेंट कहते हैं। तो मान लीजिएगा मैं यहाँ पे हूँ, ये लाइन है, ये लाइन मैंने दिखा दिया है यहाँ पे सब कुछ, ये आपकी टाइम लाइन है, ये टाइम चलता जा रहा। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ तो ये हिस्ट्री, आगे का फ्यूचर, ये वर्तमान। अच्छा, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट का कोई टाइम फ्रेम नहीं हो सकता। टाइम फ्रेम का मतलब गैप नहीं होता। प्रेजेंट आप नहीं कह सकते प्रेजेंट का कोई गैप है। आप कह रहे हो कि साहब प्रेजेंट मान लीजिएगा इतना वक्त है, इतना ये आपका पास्ट हो गया, इतना आपका फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर हो गया, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो ही नहीं सकता कभी भी। प्रेजेंट एक बिंदु होता है यानी कि एक पॉइंट होता है, और उस बिंदु से अगर आप आगे की बात करोगे तो फ्यूचर और पीछे की बात करोगे तो पास्ट। तो मान लीजिएगा मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, ये बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पे क्राइस्ट से इधर की बात करें, अगर जो बर्थ है यहाँ पे जन्म हुआ मान लीजिएगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले की अगर बात करें तो बिफोर क्राइस्ट, और बाद की बात करें तो एडी। तो एडी का मतलब होता है जो भी वक्त, मैं इसकी थोड़ी सी बात बता दूं आपको, शायद पता होगा, एनो डोमिनी, इस वर्ड पे भी मैं आ जाऊंगा थोड़ा सा। ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये अगर इधर इस वर्ड के इधर की बात कर रहा हूँ तो बीसी, इस लाइन के इधर की बात कर रहा हूँ तो बीसी, इधर के बात कर रहा हूँ तो एडी, ये सबको पता है। अब इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक है ये हमें देखना पड़ेगा, 2020 तक हमें जाना है। कहाँ से शुरू होंगे हम?
ये जो मैंने लैंग्वेजेस लिख दी हैं आपकी, ये लैंग्वेजेस ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस कहलाती है। ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस का मतलब हो गया कि जो दुनिया में अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं, जो ऑन रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जिनके कुछ ना कुछ सबूत मिले हैं या जिनके कुछ लेख मिले हैं कहीं, तो वो ऐसी कौन कौन सी, हो सकता है इनसे पहले भी कुछ लैंग्वेजेस रही हो, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड्स हैं। ऑन रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा गया तो फिर इनका एक पुरातत्व विज्ञानी जो भी होते हैं या जो भी इस चीज़ को जांचते हैं, फोरेंसिक या जो भी इस तरह की लेबोरेटरी होती है, उसके थ्रू आपने ये पता किया कि कौन सी लैंग्वेज कितनी पुरानी है। तो एक मोटा मोटा आप एक ओवरऑल अंदाज़ा ले सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे BC ये जो डेट्स लिखी हैं या जो ईयर्स लिखे हैं, ये पक्के, मतलब आपको ये नहीं कह सकता मैं कि या मैं या कोई भी कि ये श्योरिटी है इनकी, ये 3000 BC ही होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपके रिकॉर्ड्स कहाँ से शुरू होते हैं। तो हमने एक मोटा मोटा अंदाज़ा लिया है, हालांकि ये बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन आप नज़दीक ज़रूर है ये। जैसे सबसे पहली बात करें तो कहा यह जाता है कि जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो तमिल है, जैसे श्रीलंका में बोली जाती है या तमिलनाडु में बोली जाती है, तो ये सबसे पुरानी लैंग्वेज कहलाती है। इसके बिल्कुल करीब में लैंग्वेज संस्कृत है। तो इस यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है कि संस्कृत को पहली माने या तमिल को पहली माने। ये शायद हिंदी वाले लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे या संस्कृत पढ़ाने वाले लोग अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सी किसके नज़दीक है या कौन सी किससे पुरानी हो सकती है। लेकिन हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है। चलिएगा, मान लिया सबसे पुरानी है, 3000 BC, यानी कि इस लाइन से लेके अगर हमने एक टाइम लाइन डिसाइड कर दी तो इस लाइन से लेके 3000 साल तो इधर के हो गए, बाकी 2000 साल उधर के हो गए, यानी 5000 साल लगभग पुरानी है, ये समझिएगा आप। अब इजिप्शियन, ये भी, ग्रीक ये उससे कम, चाइनीज़ यानी कि मैंडेरिन, हालांकि इस भाषा को मैंडेरिन कहते हैं हम, मैं लिख देता हूं कहीं, मैंडेरिन कहा जाता। अच्छा, मैंडेरिन जो लैंग्वेज होती है वो यूं कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। यानी कि अगर प्रमुख 3 भाषाओं की बात की जाए, सबसे पहली 3 भाषाओं की मैं बात करूं तो सबसे पहली मैंडेरिन, दूसरी स्पेनिश, तीसरी इंग्लिश और चौथे नंबर पे आपकी हिंदी या उर्दू आती है। तो आप ये देखिएगा, ये जो मैंने क्रम दिया है ये उनके ईयर वाइज दिया है, कौन सी सबसे पुरानी है उसको सबसे पहले रख दिया है, उस ऑर्डर में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में गए हैं। नीचे सबसे नीचे गए, मान लीजिएगा ग्रीक यानी कि यूनान की लैंग्वेज, चाइनीज़ यानी कि चाइना की लैंग्वेज, अरेमिक यानी कि सीरिया, हिब्रू इजराइल, लैटिन इटली कल मैंने बताया था, कोरियन कोरिया और अर्मेनियन अर्मेनिया। ये बहुत पुरानी लैंग्वेज कहलाती है। दुनिया की अगर बात करूँ तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 6000 के लगभग लैंग्वेजेस हैं। तो उन सारी लैंग्वेजेस का कहीं ना कहीं इनकी बनावट में योगदान हो सकता है या वो आगे किसी और लैंग्वेज को बनाने में हमारी योगदान देंगी। मान लीजिएगा मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पे ईयर 0 मैंने शुरू कर दिया, 0 BC की बात मैंने कर दी, तो आगे मैं बढ़ा, मान लीजिएगा 100 साल हैं, ये 100 हैं, ये 100 है यानी कि फर्स्ट सेंचुरी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ तक का जो वक्त था, इस वक्त में जो घटनाएं हुई होंगी, जो लैंग्वेजेस बनेंगी, उनकी हम बात अभी नहीं करनी है। बहुत लैंग्वेजेस थी, लेकिन उनके बारे में मैं मोटा मोटा अंदाज़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं गिनवाने बैठ गया तो मुझे लगता है कि कम से कम 40-50 लैंग्वेजेस इसी दौरान में नई बनने वाली गिनवा दूँ आपको, लेकिन उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हालांकि ये पूरी चीज़ एग्जाम में तो आनी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जानकारी होनी चाहिए लैंग्वेज को लेकर, जिसको पढ़ने जा रहे हो आप। मान लीजिए कि ये मैंने एक चीज़ लिखी है आपके सामने, रोमन इन्वेजन। बच्चों, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण या हमला, अटैक कह सकते हो, असोल्ट कह सकते हो, या असेल कह सकते हो इसे, या आप इन्वेजन यानी कि इन्वेड से बना है। इन्वेड यानी कि धावा बोलना या हमला बोलना या आक्रमण करना या किसी पे टूट पड़ना। जैसे एक फ्रेजल वर्ब भी होती है इसकी टूट पड़ने की, गेट एट, जैसे कि वो उस पर टूट पड़ा या टूट पड़े, इस तरह से हम कहते हैं। खाने पे टूट पड़ा, जैसे कहते हैं कि जैसी बारात को कहा आ जाओ जी खा लो, और पूरी की पूरी बारात खाने पे टूट पड़ी। तो आप इस फ्रेजल वर्ब को इस तरह से यूज़ कीजिएगा, चलेगा। अब हम आते हैं रोमन पे। रोमन की अगर बात करें तो बच्चों एक मिनट,
चलेगा। तो अगर रोमन की हम बात करें तो ये रोमन इन्वेजन यानी कि रोम के जो लोग हैं या वहाँ का जो भी जहाँ वहाँ की जो भी बॉडी है उसको हम रोमन कहेंगे। रोमन का मतलब, मैं थोड़ी सी इसके बारे में, इतनी सी चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात बता दूँ आपको कि इटली में एक जगह है रोम, यानी कि राजधानी समझ लीजिएगा आप। इसके बिल्कुल नज़दीक है लैटियम, इसके नज़दीक लैटियम एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट मान लीजिएगा या कस्बा मान लीजिएगा। हालांकि ये टिबर नदी के पास है, लेकिन ये जो लैटियम है इसके जो लोग हैं उन्हें हम लैटिन कहते हैं, उन्हें हम लैटिन कहते हैं। तो लैटिन जो लोग हैं वहाँ पर वहाँ उस टाइम पे जो शासन था वो लैटिन यानी कि रोमन रिपब्लिक का शासन था। तो उस वक़्त क्या था कि वो धीरे धीरे उनका दमन होता गया, और जो आपका एक आपने नाम भी सुना होगा शायद, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर ने पूरा का पूरा उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, और उन लोगों ने क्या कहा, वहाँ की जो वहाँ उससे पहले तक वहाँ कोई भी लैंग्वेज बोली जाती थी उसका नाम अभी तक नहीं पता है, लेकिन अब क्या करा उन्होंने, वहाँ की जो लैंग्वेज थी या वहाँ की जो बोली थी उसका नाम लैटिन रख दिया। तो ये जूलियस सीजर ने कहा। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग जो अपना इनका काफ़ी अच्छा प्रभुत्व था इलाके में, तो इन्होंने क्या किया, एक हमला बोला ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब इन्होंने हमला बोला तो इनकी जो लैंग्वेज थी रोम की जो लैंग्वेज थी, अच्छा चूंकि रोम के लोग थे तो रोमन कह सकते हैं उन्हें हम। अच्छा चूंकि लैंग्वेज उनको लोगों को लैटिन बोला जाता था तो लैटिन लैंग्वेज भी हो जाती है वो। तो लैटिन लैंग्वेज कहिएगा या रोमन लैंग्वेज कहिएगा, बात एक ही है। अच्छा दूसरी चीज़, इन्होंने जब हमला बोला ब्रिटेन पे, ये 55 BC की बात है, 55 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। तो 55 के करीब ये बात है। तो जब इन्होंने हमला बोला तो हमला कैसे बोला इन्होंने, ये ब्रिटेन में घुस गए और वहाँ जाकर इन्होंने ऐसे नहीं, धीरे धीरे लोगों से जान पहचान बढ़ाई। वहाँ इमारतें इन्होंने बनवाई, इन्होंने एक दीवार भी बनवाई जिसका नाम हेड्रियन वॉल है। एक वर्ड होता है हेड्रियन वॉल, इसी से बहुत सारे और भी वर्ड बने थे। हेड्रियन वॉल, ये इन्होंने दीवार बनवाई स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में। बहुत बड़ी दीवार है, शायद जानते होंगे लोग जो इसे पढ़ाते हैं, चलेगा। तो अब इन्होंने हमला बोल दिया। तो जब ये वहाँ पर रहने लगे, इनका वहाँ प्रभुत्व हो गया, तो इनकी जो अपनी भाषा लैटिन थी वो वहाँ के लोगों में मिक्स हो गई, वहाँ के लोगों पर वो हावी होने लगी लैंग्वेज। तो वहाँ के लोग यानी कि ब्रिटेन के लोगों में पहली दफ़ा लैटिन भाषा घुस गई। अब कुछ वर्ड वो लैटिन के बोलते, कुछ अपनी लैंग्वेज के बोलते। उनकी अपनी उस टाइम तक जो लैंग्वेज थी ब्रिटेन की, वो क्या थी वो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जब हम पहुँचेंगे आगे। अब आगे हम बढ़े तो जैसे ही हम आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनकी जो अपनी, अगर उसका एक डायग्राम आपको बनवा के दिखा दूँ, मान लीजिएगा ये आपका ब्रिटेन है और ये आपका यहाँ पे जर्मनी है, ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो ये जब हम समय गुजरता चला गया, तो जब हम 400 ईस्वी के पास पहुँचे, 400 AD के पास पहुँचे, तो उस वक़्त यहाँ पर, हालांकि ये एग्जैक्ट टाइम 450 के करीब है, 450 ईस्वी के करीब जब यहाँ पहुँचे, तो ब्रिटेन जो जर्मनी है आपका, जर्मनी ने ब्रिटेन पे हमला कर दिया। हमला कैसे, नॉर्थ सी के ज़रिए, ये पानी है यहाँ पर, इसने यहाँ पर हमला किया। अच्छा कैसे हमला किया, ये लोग सबसे पहले इन्होंने वहाँ व्यापार बढ़ाया, धीरे धीरे वहाँ गए पानी के थ्रू, जहाज़ के थ्रू वहाँ पर गए, पानी के जहाज़ के थ्रू। तो ये ब्रिटेन में जो एक इतना इलाका था, इस इलाके को सेल्टिक कहा जाता था। सेल्टिक ये ट्राइब थी एक, शायद मैंने लिखी भी होगी कहीं, चलेगा, सेल्टिक यहाँ पे है। तो ये ट्राइब थी, ट्राइब मतलब कबीला था। और इन सेल्टिक पे ये जो जर्मनी के लोग थे, यहाँ पर ये 3 कोस्ट थे, और इन 3 कोस्ट को बोला जाता था, पहला बोला जाता था एंगल्स, दूसरा बोला जाता था जूट्स, तीसरा बोला जाता था सैक्सोन्स। यानी कि 3 कबीले थे, सैक्सोन्स, जूट्स और एंगल्स। इनमें जो सबसे प्रभावी कबीला था
जिसका डोमिनेंस था, जिसका प्रभुत्व था, जिसकी हेजमनी चलती थी वहाँ पर, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एंगल्स का चलता था। एंगल्स बहुत प्रभुत्व रखते थे, एंगल्स प्रभावी थे, बलशाली थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जब इन्होंने ब्रिटेन पे हमला किया तो ब्रिटेन में इधर की साइड से जब हमला किया तो इधर वाले जो लोग थे वो पीछे हटते चले गए। जब वो पीछे हटते चले गए तो यहाँ वाला जो इलाका बन गया, ये तीनों कस्बे यहाँ पर रहने लगे। तो इसका जो नाम पड़ा वो, और जो पीछे लोग हट गए वो, ये दो अलग अलग हिस्से हो गए। इस पहले वाले हिस्से में 3 देश बन गए। हालांकि आपको पता होगा जीएस में 3 देश में एक बन गया आपका आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये 3 देश इधर बन गए जो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए, और जो आगे की तरफ रह गया उसमें ये तीनों कबीले शामिल थे। जब ये तीनों कबीले शामिल थे तो हुआ यूं कि इन तीनों कबीलों को मिलाकर और इन सेल्टिक लोगों को, अच्छा ये जो लोग यहाँ पर थे ब्रिटेन में, ये जो शुरुआती लोग थे जो पीछे हट गए थे और जो आगे रह गए थे, पीछे हटने वाले अलग देश बनाया उन लोगों ने, और जो आगे रह गए थे उनका देश अलग था, और उसको कहा गया था सेल्टिक। ये सेल्टिक लोग थे, इनकी अपनी लैंग्वेज सेल्टिक थी। ये जो आके 3 कबीले और मिले इसमें, तो टोटल हो गए 4। तो टोटल 4 मिलकर आपकी यहाँ पे जो लैंग्वेज बनी, उस लैंग्वेज का नाम हुआ सेल्टिक प्लस एंग्लो सैक्सोन। सेल्टिक प्लस एंग्लो सैक्सोन, इन तीनों को मिलाकर इनकी तीनों की जो लैंग्वेज थी वो एंग्लो सैक्सोन हो गई, और इसकी सेल्टिक जो ब्रिटेन की अपनी पहली लैंग्वेज थी। इसके साथ साथ आगे जब ये तीनों लोग मिले तो अगला इनका जो एक इनमें सबसे जो प्रभुत्व रखने वाली जो दल था या जो कबीला था वो एंगल्स थे। अब एंगल्स के नाम पर जो पूरी टोटल सेल्टिक लैंग्वेज थी, एंग्लो सैक्सोन लैंग्वेज हुई, एक लैंग्वेज ये हुई, एक लैंग्वेज ये हुई। टोटल लैंग्वेज का एक समय गुजरने के बाद टोटल लैंग्वेज का रूपांतरण एक नए वर्ड में हो गया, और वो वर्ड कहलाया एंग्लिश। ये आपकी इंग्लिश का मतलब हो गया कि जो एंगल्स थे वो बलशाली थे, तो उनके नाम पर उनकी लैंग्वेज, जो कबीले की पूरी टोटल लैंग्वेज थी, वो नाम उसके हिसाब से रखा गया जो कि वो प्रभावशाली थे। अच्छा, इंग्लिश रखा गया, समय गुजरता चला गया। समय जैसे ही गुजरा, अब इस इंग्लिश का जो नाम बदला वो हो गया इंग्लिश। नाम बदल गया, धीरे धीरे वक्त गुजरने पर नाम बदलता गया, और फिर उसके बाद कुछ साल गुजरे, उसके बाद इंग्लिश हो गया, और फिर थोड़ा सा और बदलाव किया गया नाम में, और नाम हो गया इंग्लिश। तो ये इंग्लिश से हम इंग्लिश की तरफ पहुंच चुके हैं, यहाँ नामकरण हो चुका है आपकी लैंग्वेज का। ये कहाँ हुआ है? 450 AD के करीब। अब चूँकि ये जो ज़मीन थी, ये जो आपकी जहाँ पर इन्होंने कब्जा किया था ब्रिटेन का, मान लीजिएगा ये इलाका है, ब्रिटेन का इतना इलाका है, इस ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया, तो इसको चूँकि प्रभावशाली एंगल्स थे तो इसके हिसाब से इसे बोला गया एंगल्स लैंड, यानी कि एंगल्स का लैंड, एंगल्स लैंड, इसे बोला गया एंगल्स लैंड। अब वक्त गुजरता गया, इसे धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित हो गया एंग्ला लैंड, और फिर और वक्त गुजरा, हम बढ़ते चले गए आगे, यानी कि वो लोग बढ़ते चले गए, उसके बाद नाम हो गया इसका इंग्लैंड, और फिर वक्त गुजरा और फिर इसका नाम फिर से बदला और नाम हो गया इंग्लैंड। यानी कि पहले हुआ एंगल्स लैंड, फिर हुआ एंग्ला लैंड, फिर हुआ इंग्लैंड, और फिर हो गया इंग्लैंड। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे साल गुजर गए। साल गुजरते चले गए। 6th सेंचुरी में आपने शायद सुना होगा GCS में या इतिहास में, मुझे तो खैर उतना नहीं आता, लेकिन हाँ अपनी लैंग्वेज से संबंधित मुझे जानकारी है। क्रिश्चियनिटी का जो सबसे पहले आगमन हुआ या क्रिश्चियनिटी को लाया गया, सेंट ऑगस्टिन का नाम सुना होगा शायद आपने।
उन्होंने 6th सेंचुरी में ब्रिटेन में अच्छा ब्रिटेन अब नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ये वाला हिस्सा बढ़ चुका है। ये इधर 3 देश अलग हो चुके हैं। ये देश एंग्लालैंड हो चुका है, यानी कि इंग्लैंड हो चुका है। अब इसका नामकरण यहाँ के बाद हो चुका है, तो अब हम इसे इंग्लैंड पढ़ेंगे, अब ब्रिटेन नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्रिश्चियनिटी में यहाँ 6th सेंचुरी में जैसे हम पहुँचे तो क्रिश्चियन, अच्छा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये जो लैंग्वेज है, जर्मनिक इन्वेजन जो हुआ था, जर्मनिक इन्वेजन यानी कि जो जूट्स, एंगल्स और सैक्सोन ने हमला किया था, ये जर्मनी के वेस्टर्न इलाका था। तो वेस्टर्न इलाका था और उस वेस्टर्न इलाके को फ्रीसिया कहा गया, मतलब उसे फ्रीसिया कह देते थे। जैसे यहाँ पर आप कह दो मुरादाबाद में छोटा सा इलाका है ठाकुर द्वारा, तो आप ठाकुर द्वारा कह दो, तो यहाँ उसको हम फ्रीसिया कह देते थे। जब उन्हें फ्रीसिया कहा गया तो ये जो वेस्टर्न इलाका था जर्मनी का, ये वेस्टर्न इलाका एंगल्स, जूट्स, सैक्सोन्स थे, इन्होंने हमला किया। इन तीनों को मिलाकर उस क्षेत्र को फ्रीसिया कहा जाता था। और चूंकि इन लोगों ने हमला ब्रिटेन पे किया और उसकी लैंग्वेज का नाम एंग्लालैंड हुआ, सॉरी इंग्लिश हुआ, फिर इंग्लिश हुआ, तो उस इंग्लिश का नाम वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी हुआ। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे या ये कहे कि बताइए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किसे कहते हैं, तो इंग्लिश का मतलब होता है वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, यानी कि वेस्टर्न जो इलाका था जर्मनी का, उसकी जो लैंग्वेज थी वही जूट्स एंगल्स की लैंग्वेज थी और वही सेल्टिक मिला के कॉमन लैंग्वेज बनी, उसको हमने इंग्लिश कहा। और वो वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज भी है क्योंकि वो जर्मनी के वेस्टर्न इलाके से आई थी। अच्छा, इंग्लिश वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, चूंकि उस इलाके का नाम फ्रीसिया था तो इसे फ्रीसियन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, फ्रीसियन लैंग्वेज भी इसे कहा जाता है, मतलब इंग्लिश को फ्रीसियन लैंग्वेज भी हम कह देते हैं। अब हम आगे बढ़े सन 600 के करीब, यानी कि 6th सेंचुरी में आ गए हम एडी में। क्रिश्चियनिटी के सेंट ऑगस्टियन का नाम आपने शायद सुना होगा। उन्होंने यहाँ पर जब वो इंग्लैंड में आए तो उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया और इस तरह से क्रिश्चियनिटी का वहाँ आगमन हुआ। क्रिश्चियनिटी वहाँ पर अस्तित्व में आई। क्रिश्चियनिटी जब अस्तित्व में आई तो वो जो क्रिश्चियनिटी की जो किताबें थीं, जो बुक्स थीं, हालांकि लैटिन की थोड़ी सी एंट्री यहाँ से इन्वेजन के थ्रू लैटिन की एंट्री ब्रिटेन में हो चुकी थी, लेकिन क्रिश्चियनिटी की जब वो बुक्स पढ़वाई गई वहाँ पर इंग्लैंड में, तो उन बुक्स को जो लिपि थी या जो उसका लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज लैटिन थी या फिर वो ग्रीक थी या वो हिब्रू थी। हिब्रू यानी कि इजराइल की लैंग्वेज। तो आप देखिएगा तीनों लैंग्वेज बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ग्रीक, हिब्रू या लैटिन। कहाँ गई, ये रही लैटिन। तो ये तीनों लैंग्वेज आपकी बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो आगे जब क्रिश्चियनिटी लाई गई तो उनकी जो बुक्स थी जिसको पढ़ा जा रहा था उस इंग्लैंड में, देश में, तो वो बुक की जो अपनी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो इनमें से मिक्स लैंग्वेज या इनकी अलग अलग लैंग्वेज में से किताबें अलग अलग करके बनाई गई थी। तो लैटिन, ग्रीक या हिब्रू, जो भी पढ़ाई की व्यवस्था थी वो इन भाषाओं में थी। तो इस तरह से लैटिन का वर्चस्व हो गया और हिब्रू और ग्रीक ने भी एंट्री मार ली। अब हुआ ये कि वक्त गुजरता गया, 700, 800, जैसे ही हम 793 एडी के करीब पहुंचते हैं, फिर से एक हमला होता है, फिर से इन्वेजन होता है वाइकिंग का। वाइकिंग इन्वेजन, वाइकिंग एक्चुअली स्कैंडिनेवियन, मैंने लिखा होगा कहीं, ये रहा, स्कैंडिनेवियन लोग थे। स्कैंडिनेवियन कहा जाता है स्कैंडिनेवियन का मतलब होता है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इन तीनों कंट्रीज का जो कॉमन नेम है वो स्कैंडिनेवियन है, यानी कि यहाँ के जो लोग थे उन्हें स्कैंडिनेवियन कहा गया। जब ये लोगों ने हमला किया, इन लोगों का, स्कैंडिनेवियन का एक छोटा सा समुद्री लुटेरों का ग्रुप था। समुद्री लुटेरे थे, वो सी फेयरिंग करते थे, तो वो लुटेरे यानी कि पायरेट्स थे। उन्होंने हमला बोला ब्रिटेन पे। ब्रिटेन का मतलब अब इंग्लैंड हो गया है, ब्रिटेन मैंने बार बार लिख दिया है, इसे आप इंग्लैंड कर लीजिएगा आप।
इंग्लैंड। अब उस पर हमला हुआ, जब उन्होंने हमला किया तो फिर से जो लैंग्वेजेस इन तीनों देशों की थी, यानी कि डेनमार्क की थी, स्वीडन की थी, नॉर्वे की जो भी लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज यहाँ पर जब ये लोग यहाँ पर आकर घुसे और यहाँ पर उन्होंने व्यापार बढ़ाया या यहाँ रहने लगे तो लैंग्वेज का आदान प्रदान हुआ। क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं, जब एक्सचेंज होता है गुड्स का, तो शब्दों का भी एक्सचेंज होता है। शब्द भी एक दूसरे द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि सामान एक दूसरे की तरफ जाता है, उसी तरह से शब्द भी एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो जो शब्द जिसको अच्छा लगता है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसको फिर प्रमाणित करने में कुछ वक्त लगता है। उस टाइम पे शायद ना लगता हो, लेकिन अब तो लगता है। उसके साथ साथ ओल्ड नोट्स भी एक लैंग्वेज थी, जिसमें आपको, जैसे कि आपने सुना होगा, गिव, टेक, हस्बैंड, ये सारे वर्ड ओल्ड नोट्स के हैं, जो अब इंग्लैंड लैंग्वेज में शामिल हो चुके हैं। जैसे गिव, टेक और वाइकिंग, ये जो वाइक होता है वर्ड, इस वाइक का मतलब होता है लूटना। तो ये इंग्लिश का वर्ड हो गया। हालांकि भाषा दूसरी है, दूसरी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अब ये इंग्लिश में मिक्स हो गई हैं, तो उनका एक अपना टोटल सम्मिलित रूप हो गया है, जिसको हमने अभी भी इंग्लिश ही कहा है। ठीक है, तो ये जुड़ गई भाषा, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस जुड़ गई आपकी, ओल्ड नोट्स जुड़ गई। अच्छा, साथ में ये 3 लैंग्वेजेस और आई। जो लोग थे ये और लैंग्वेजेस भी तो बोलते थे, जैसे कि मैं मान लीजिएगा अगर हिंदी बोलता हूँ तो इंग्लिश भी तो बोलता हूँ। अगर मैं किसी के साथ उठ बैठ करूँगा, किसी के साथ बैठूंगा, तो मैं 2 शब्द इंग्लिश के भी बोलूँगा उसके साथ में, तो वो शायद सीखेगा। तो इस तरह से ये 3 लैंग्वेजेस और शामिल हुई। स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज आई, ओल्ड नोट्स आई, यहाँ से 6-7 लैंग्वेज और इसमें घुस गई। इनका और इन्होंने और कॉम्बाइन किया अपने आप को इसके साथ, और इसमें एक और लैंग्वेज ने जन्म लिया, और वो लैंग्वेज कुछ और नहीं, वो इंग्लिश ही थी। लेकिन उस लैंग्वेज का जो विकास हुआ अब वो पहले के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि बढ़ता जा रहा है, लैंग्वेज की वोकैबुलरी बढ़ती चली जा रही है, उसमें शब्द बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वक्त और गुजरा, आगे बढ़े हम, ये ब्रिटेन की जगह इंग्लैंड कर लीजिएगा। इंग्लैंड कर लिया मैंने ये। अब आगे हम गए सन 1066, यानी कि 1066 एडी के करीब का मतलब पूरा एग्जैक्ट पैमाना नहीं होता है, पुराना जितना भी हमारा रिकॉर्ड है उसको हम 1-2 साल के अंदाजे से हम बराबरी समझते हैं, सोचते हैं कि वही है, तो हम उसको ज़्यादा अंतर नहीं देते। हालांकि जीएस वाले देते होंगे, लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि लैंग्वेज का कोई एकदम से जन्म होता नहीं है। वर्ड एकदम से जन्म लेता है, उसी दिन उसका नाम नहीं रखा जाता, उसे प्रमाणित नहीं किया जाता, वक्त लगता है। तो कुछ लोग शुरुआती दिन को मान लेते हैं उसका जन्म, या जिस दिन वो प्रमाणित किया जाता है उस दिन उससे मानते हैं, तो कुछ अंतर हो जाता है इनमें। तो नॉर्मन इन्वेजन हुआ 1066 में। नॉर्मन इन्वेजन जब फिर हुआ तो फिर से जो सबसे बड़ी लैंग्वेज जो हुई वो इसमें इस बार शामिल, हालांकि लैटिन भी हुई। जो नॉर्मन्स लोग थे, उन्होंने जब धावा बोला इंग्लैंड पे, इंग्लैंड बेचारा, ये मत समझना कि तुम पे उसने राज किया है, उन्होंने तुम पे राज नहीं किया भैया, उन पे भी राज किया लोगों ने, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है ना। तो अब नॉर्मन इन्वेजन हुआ, फ्रेंच, लैटिन बार बार आ रही है, आप देखिएगा, लैटिन इधर भी आई, लैटिन यहाँ पर भी आई थी, लैटिन बार बार शामिल होती चली आ रही है दोबारा से, मतलब वो लोग नए नए वर्ड और यूज कर रहे हैं लैटिन के, और यहाँ पर ये नॉर्मन लोग जहाँ रहते हैं इंग्लैंड में, और उनके साथ साथ वो लैंग्वेज उनका भी हिस्सा बन जाती है। अब फ्रेंच ने यहाँ से एंट्री मार ली, फ्रेंच यानी कि फ्रांस की लैंग्वेज, फ्रेंच ने यहाँ से इतनी ज़बरदस्त एंट्री मारी है कि 29% वर्ड्स जो आज इंग्लिश में हैं, मतलब उस वक़्त या आज, वो फ्रेंच की इस शुरुआत से उनका जन्म हुआ। यानी कि आज 29% तक पहुंचने में उस दिन की शुरुआत का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि इस दिन जब इसने फ्रेंच ने एंट्री मारी, तो ये वो दिन था जब लोगों ने यहाँ पर शब्द यूज करना शुरू कर दिया। और वो शब्द, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे शेफ, CHEF, शेफ माने आप जानते हैं होंगे, खाना बनाने वाला या बावर्ची या खानसामा कुछ कह सकते हो आप। तो फ्रेंच का जो सबसे बड़ी एसिमिलेशन हुआ वो इंग्लैंड में इस नॉर्मन इन्वेजन के दौरान हुआ।
फ्रेंच भी घुस गई है, लैटिन भी घुस गई है, ओल्ड नोट्स घुस गई, स्पेनिश घुस गई है। अच्छा, स्पेनिश इसलिए, स्पेनिश में पहले जो अरेबिक लोग थे या पर्शियन लोग थे उन्होंने कब्जा किया, और स्पेनिश में अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज का भी सम्मिलीकरण हो गया। और वो सम्मिलित होने के बाद वो लैंग्वेज जो स्पेनिश है वो सिर्फ स्पेनिश ही नहीं रह गई, उसमें अरेबिक शब्द भी हैं, उसमें आपके पर्शियन भी हैं, उसमें आपने